हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 3 मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशंस के नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टॉप 50 क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, CSI और नेट। ठीक है, MP सेट, UP सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एग्ज़ाम में ये आ चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स संख्या z बराबर a प्लस आई बी का वास्तविक भाग। ये तो देखने में तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन वास्तविक भाग तो ठीक है, a सब कुछ लगाता है, इसका राइट आंसर C है। लेकिन ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स संख्या z बराबर a प्लस आई बी का वास्तविक भाग है, क्या है, इसका राइट आंसर C है। ठीक है, A। अब यहाँ पास गड़बड़ होता है। कॉम्प्लेक्स संख्या का काल्पनिक भाग, अक्सर हमने देखा है कई लोग आई बी लगा के चले आते हैं, लेकिन आई बी नहीं होता है। इसका काल्पनिक भाग आई की वजह से ही तो काल्पनिक है ना, पता चल रहा है। तो इसका काल्पनिक भाग बी होगा, आई बी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर रहता है बी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स संख्या z बराबर a प्लस आई बी का काल्पनिक भाग होगा b। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे कॉन्सेप्ट से सबको आता है, लेकिन कन्फ्यूजन भी इन्हीं क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कंजुगेट ऑफ z होता है, तो सबको पता है यदि z बराबर a प्लस आई बी हो तो कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू a माइनस आई बी होता है। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मॉड ऑफ z स्क्वायर बराबर होता है, मॉड ऑफ z स्क्वायर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ z स्क्वायर बराबर होता है, इसका राइट आंसर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट आंसर A। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन को कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर रहेगा आर्गन प्लेन। ठीक है, राइट आंसर बी है। कॉम्प्लेक्स प्लेन किसको बोलते हैं, आर्गन प्लेन को बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन किसे कहते हैं, आर्गन प्लेन को। इसका राइट आंसर क्या है, बी। ठीक है, तो ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। ठीक है, z इंटू जेड टू इक्वल टू Z2 इंटू Z1 दर्शाता है, क्या दर्शाता है ये, एसोसिएटिविटी दर्शाता है, कम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटरी और आइडेंटिटी, किस चीज़ को दर्शाता है। इसका राइट आंसर है बी, कम्यूटेटिविटी को दर्शाता है। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 टू Z1 किसको दर्शाता है, कम्यूटेटिविटी को। ठीक है, याद रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अभी धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है एनालिटिक फंक्शन की शर्त। तो एनालिटिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर होता है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, राइट आंसर सी रहने वाला है। एनालिटिक फंक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होता है, ये इसकी परिभाषा भी है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो वो एनालिटिक फंक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर सी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कॉसी रीमान इक्वेशंस लागू होता है। कॉसी रीमान इक्वेशंस लागू होता है, कहाँ होता है, ये एनालिटिक फंक्शन पर लागू होता है। कहाँ लागू होता है, एनालिटिक फंक्शन पर, राइट आंसर बी है। ठीक है, कॉसी रीमान थ्योरम लागू होता है एनालिटिक फंक्शन, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है यदि यू भी हार्मोनिक हो तो, यू भी हार्मोनिक हो तो क्या होता है, ए ऑप्शन है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा बोथ, बोथ ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है
बोथ, क्योंकि यू और भी दोनों हार्मोनिक है, इसकी वजह से ये हार्मोनिक इक्वेशंस हैं, ए भी और बी भी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, क्योंकि ए और बी दोनों ही इक्वेशन सही है। ठीक है, तो राइट आंसर सी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है हार्मोनिक फंक्शन होता है। अच्छा, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? लाप्लास इक्वेशंस होता है, वेव इक्वेशंस होता है, हीट हीट इक्वेशंस होता है कि ये पॉइजन इक्वेशंस होता है? तो इसका निश्चित है फर्स्ट आंसर है लाप्लास इक्वेशंस। ठीक है, राइट आंसर ए है। हार्मोनिक फंक्शन होता है, क्या होता है? लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। एनालिटिक फंक्शन हमेशा होती है। एनालिटिक फंक्शन क्या होती है? हम हमेशा होती है। पहला ऑप्शन है कंटिन्यूसली, डिसकंटिन्यूस, बाउंडेड, और तो राइट आंसर है कंटिन्यूस। एनालिटिक फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कॉशी इंटीग्रल थ्योरम लागू होता है। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम कहाँ लागू होता है? एनी फंक्शंस, एनालिटिक फंक्शंस, डिसकंटिन्यूस फंक्शंस या रियल फंक्शंस? बताइए। तो एनालिटिक फंक्शंस पे इसका राइट आंसर है बी। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम लागू होता है कहाँ? एनालिटिक फंक्शन पर। ठीक है, राइट आंसर यहाँ बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला उपयोगी है। कहाँ उपयोगी है? इंटरवल, फंक्शन, डेरिवेटिव वैल्यू के लिए? तो यहाँ पास राइट आंसर है ऑल। ठीक है, इंटीग्रल पर भी लागू होता है, फंक्शन फिर डेरिवेटिव पर भी, और तो यहाँ पास राइट आंसर रहेगा डी। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पास राइट आंसर रहने वाला डी, ऑल। इंटीग्रल वैल्यू, फंक्शन वैल्यू और डेरिवेटिव वैल्यू सभी के लिए। तो चलिए राइट आंसर डी पर, डी रहेगा। अगला क्वेश्चन, रिड्यूस थ्योरम संबंधित है। रिड्यूस थ्योरम किससे संबंधित है? लिमिट से, इंटीग्रल से, डेरिवेटिव से, सीरीज से? किससे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए किससे होगा? तो रिड्यूस थ्योरम जो संबंधित होता है वो इंटीग्रल से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? इंटीग्रल से। इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। ठीक है, इंटीग्रल्स। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पोल ऑफ ऑर्डर 1 कहलाता है, क्या कहलाता है जी? पोल ऑफ ऑर्डर एसेंशियल, सिंगुलरिटी, सिंपल पोल, रिमूवल, ब्रांच पोल, क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है सिंपल पोल। सिंपल पोल जो होता है वो पोल ऑफ ऑर्डर 1 कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एसेंशियल सिंगुलरिटी का उदाहरण। एसेंशियल सिंगुलरिटी का उदाहरण क्या होगा? 1/z e की पावर 1/z जेड स्क्वायर साइन जेड। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है e की पावर 1/z। राइट आंसर बी रहेगा। एसेंशियल सिंगुलरिटी का उदाहरण क्या है? e की पावर 1/z। राइट आंसर बी है। टेलर सीरीज, अगला क्वेश्चन है टेलर सीरीज लागू होती है। टेलर सीरीज सिंपल है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ज़्यादातर एनालिटिक फंक्शन का यूज होता है, तो यहाँ पास ऑप्शन ए सही है, एनालिटिक फंक्शन। टेलर सीरीज कहाँ लागू होती है? याद रखिएगा, एनालिटिक फंक्शंस पर यूज होती है, तो यहाँ पास राइट आंसर रहने वाला है ए। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन हम पढ़ चुके थे, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कॉशी इंटीग्रल फार्मूला उपयोगी है। ये तो हम कर चुके हैं, सॉरी, रिड्यूस थ्योरम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। रिड्यूस थ्योरम संबंधित है, किससे संबंधित थी? इंटीग्रल से संबंधित है। ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर 1 कहलाता है, सिंपल पोल कहलाता है। ठीक है, अब एसेंशियल सिंगुलरिटी का उदाहरण e की पावर 1/z पढ़ चुके हैं, इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है टेलर सीरीज लागू होती है। टेलर सीरीज किस पर लागू होती है? एनालिटिक फंक्शन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लॉरेंट सीरीज प्रयोग होती है, किस पर प्रयोग होती है? रेगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, इन्फाइनिटी पॉइंट या फिर 0 पॉइंट पे? जल्दी बताइए, लॉरेंट सीरीज प्रयोग कहाँ होती है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? यहाँ पर राइट आंसर है
सिंगुलर पॉइंट पर टेलर सीरीज प्रयोग होती है, ठीक है। लॉरेंट सीरीज जो होती है वो कहाँ यूज़ होती है, सिंगुलर पॉइंट पर। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। अगला क्वेश्चन है, कंटूर इंटीग्रल निर्भर करता है, कंटूर इंटीग्रल जो है निर्भर करता है, कहाँ निर्भर करता है, पाथ पर निर्भर करता है। कंटूर इंटीग्रल कहाँ निर्भर करता है, पाथ पर। इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 हो तो एफ जेड है क्या है, निश्चित रूप से एनालिटिक होना चाहिए, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन ही एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड बराबर 0 होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एनालिटिक, ठीक है। निश्चित रूप से इसका फंक्शन, इसका आंसर ए है। अब चलिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन से हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव, डिग्री, वेरिएबल। क्या होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जितनी बार डेरिवेटिव होता है वही ऑर्डर होता है उसका। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट पावर। चलिए डिग्री परिभाषित होती है, डिग्री परिभाषित किससे होती है, लीनियर से है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव से, एग्जैक्ट्स या होमोजिनियस से। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, ठीक है, डिग्री परिभाषित होती है। राइट आंसर बी रहता है। लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन होती है, लाइनर डिफरेंशिएशन इक्वेशंस क्या होती है, वाई एंड डेरिवेटिव्स इन फर्स्ट ऑर्डर। इसका राइट आंसर सी है, लाइनर डिफरेंशिएशन इक्वेशन कहाँ होती है, वाई एंड डेरिवेटिव्स इन फर्स्ट ऑर्डर। इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, वेरिएबल स्पैरल इक्वेशन में, वेरिएबल स्पैरल इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल मिक्स होती है, वेरिएबल स्पैरल होता है, नो सॉल्यूशन, कांस्टेंट होता है। जल्दी से बताइए क्या होगा, इसका राइट आंसर है वेरिएबल स्पैरल, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की शर्त डेल एम अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल वाई ये नहीं रहता है, ये इसका राइट आंसर है बी, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की शर्त होगी ऑप्शन बी, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रयोग होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है एग्जैक्ट इक्वेशंस के लिए, दूसरा ऑप्शन है नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए। इसका राइट आंसर नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है नॉन किसके लिए यूज होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यूज होता है वो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस के लिए होता है ना, ठीक है। राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन, होमोजियोनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन में क्या होता है जी, होमोजियोनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन में सेम डिग्री टर्म्स होते हैं, डिफरेंट डिग्री टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट होता है या जीरो होता है, सेम डिग्री टर्म्स होते हैं। होमोजियोनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन में क्या होते हैं, सेम। इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, सेम डिग्री टर्म्स होते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेम डिग्री टर्म्स होते हैं, राइट आंसर ये है। बर्नौली इक्वेशन का रूप है, बताइए बर्नौली इक्वेशन का क्या रूप है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी। इसका राइट आंसर है डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट ही इसका ए ऑप्शन सही है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू वाई की पावर एन, ये बर्नौली इक्वेशन का रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी डी सही नहीं है, इसका राइट आंसर है ए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशंस का समाधान। फर्स्ट ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन का समाधान क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डिटर्मिनेंट्स, आइगन वैल्यूज, बताइए क्या होगा, या सीरीज।
फर्स्ट ऑर्डर लाइनर डिफरेंशिएशन इक्वेशंस का आंसर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इसका राइट आंसर ए रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या कहलाता है? पीडीई, होमोजेनियस इक्वेशन, पर्टिकुलर इक्वेशन या इंटीग्रल? राइट आंसर है होमोजियोनियस इक्वेशंस। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या मिलता है? होमोजियोनियस इक्वेशन मिलता है, होमोजियोनियस इक्वेशंस। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में होमोजियोनियस इक्वेशंस मिलता है। का राइट आंसर है बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल संबंधित है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो RHS से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन की बात नहीं है, RHS ही पर्टिकुलर इंटीग्रल से संबंधित। राइट आंसर है ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन प्रयोग होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन किस में प्रयोग होती है जी, बताइए? ऑक्सिलरी इक्वेशन प्रयोग होती है, कहाँ पर होती है? जब पर डिफरेंशिएशन इक्वेशन पर होती है। तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से डिफरेंशिएशन इक्वेशन ही है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन याद रखिएगा का प्रयोग डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। राइट आंसर बी रहने वाला है। अब रिपीटेड फ्रूट्स के लिए समाधान, रिपीटेड फ्रूट्स के अगला क्वेश्चन है। रिपीटेड फ्रूट्स के लिए समाधान e⁻mx है या फिर be⁻mx है, sin x है या cos x है? तो इसका राइट आंसर है x e⁻mx। रिपीटेड फ्रूट्स रखता है ये। ठीक है, तो राइट आंसर बी रहने वाला है x e⁻। एक बार फिर से देख लीजिए, रिपीटेड फ्रूट्स के लिए समाधान क्या है? बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, x e⁻mx। ठीक है, मैं बार बार दोहराता हूँ ताकि आपको समझ में, ये कंफ्यूजन क्वेश्चंस होते हैं, x e⁻mx। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो यहाँ पास रहने वाला है टू कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, टू कॉन्स्टेंट्स आते हैं। पीडीई में स्वतंत्र चर होते हैं, पीडीई में स्वतंत्र चर। ठीक है, तो इसका 1 होते हैं या फिर 2 और मोर होते हैं, नॉन कांस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं बताइए? तो इसका राइट आंसर है 2 और मोर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। पीडी में स्वतंत्र चर होते हैं 2 और 2 से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पर बी रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हीट इक्वेशन संबंधित है, हीट इक्वेशन किससे संबंधित है? वेव, टेम्परेचर, लाइट, साउंड, किससे संबंधित है? तो हीट से ही पता चलता है, वो टेम्परेचर से संबंधित है। इसका राइट आंसर रहने वाला बी। वेव इक्वेशन दर्शाती है, वेव इक्वेशंस क्या दर्शाती है बताइए? हीट, मोशन, ऑक्सीलरेशन, ग्रोथ। तो राइट आंसर है सी, ऑक्सीलरेशन। वेव इक्वेशन जो है ऑक्सीलरेशन को दर्शाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म उपयोगी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ उपयोगी है? अलजेब्रा, सॉल्विंग डिफरेंशिएशन इक्वेशन, सीरीज, ग्रुप्स। तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है सॉल्विंग डिफरेंशिएशन इक्वेशन, सॉल्विंग डिफरेंशिएशन इक्वेशंस। तो राइट आंसर है यहाँ पर बी। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म उपयोगी है, कहाँ पास उपयोगी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म? सॉल्विंग डिफरेंशिएशन इक्वेशन, सॉल्विंग डीई, सॉल्विंग डीई। राइट आंसर रहने वाला है बी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज क्या है? इसका राइट आंसर रहने वाला है 1/s। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देता है, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या देता है? ओरिजिनल फंक्शन, डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, कांस्टेंट। तो ये लाप्लास जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो देता है वो ओरिजिनल फंक्शन देता है। यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है क्या, क्या रहने वाला है? ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसमें ओरिजिनल फंक्शन प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाउंड्री कंडीशन प्रमेय होती है। बाउंड्री कंडीशन प्रमेय कहाँ लागू होती है?
एल्जेब्रा, पीडीई, ग्रुप थ्योरी, टोपोलॉजी कहाँ यूज़ होती है? पीडीई में, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशंस प्रमेय जो होती है वो पीडीई में होती है। राइट आंसर रहने वाला है बी, ठीक। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। बाउंड्री कंडीशंस प्रयोग होती है, ये पीडीई में ही होती है यार, ठीक है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है इनिशियल कंडीशंस होती है, इनिशियल कंडीशंस होती है कहाँ होती है? बाउंड्री, स्टार्टिंग पॉइंट, इनफाइनाइट टी में या फिर जीरो ओनली में? तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही होती है इनिशियल कंडीशंस। राइट आंसर बी रहने वाला है। ऑर्डर जीरो डिफरेंशिएशन इक्वेशंस होता है, क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्टेंट इक्वेशंस, एल्जेब्रिक इक्वेशंस, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, पीडीई। तो यहाँ पास एल्जेब्रिक इक्वेशंस, ऑर्डर जीरो डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या कहलाती है? एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। हमेशा याद रखना ऑर्डर जीरो डिफरेंशिएशन इक्वेशन होती है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती है। यहाँ पास रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है क्या? यहाँ पास राइट है भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंगुलर सोल्यूशन होता है। सिंगुलर सोल्यूशन किस में होता है? जनरल सोल्यूशन में, है ना, एनवेलोप ऑफ फैमिली में ना, पर्टिकुलर सोल्यूशन में या फिर नो सोल्यूशन। तो क्या सिंगुलर सोल्यूशन किस में होता है? एनवेलोप ऑफ फैमिली में। इसका राइट आंसर बी रहने वाला है ना, एनवेलोप ऑफ फैमिली। राइट आंसर बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्लारेंट इक्वेशन का रूप है। क्लारेंट इक्वेशन का रूप क्या है? y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी, यही है क्लारेंट इक्वेशन का रूप। ए ऑप्शन में जाएंगे हम, y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी, इसका राइट आंसर है। क्लारेंट इक्वेशन का रूप क्या है? y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी। आंसर रहने वाला है यहाँ पास ए ना। लैग्रांज डिफरेंशिएशन इक्वेशन संबंधित है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, पीडीई या एग्जैक्ट? तो लैग्रांज डिफरेंशिएशन इक्वेशन संबंधित किससे है? फर्स्ट ऑर्डर से। इसका राइट आंसर है ए, लैग्रांज डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर से संबंधित होता है, ठीक है। सॉल्यूशन कर्व कहलाती है, सॉल्यूशन कर्व क्या कहलाती है? ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन, इक्वेशन, कांस्टेंट, लिमिट। तो ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या पड़ेगा? ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑर्डर बढ़ाने पर कांस्टेंट क्या होता है? ऑर्डर बढ़ाने पर कांस्टेंट जो होता है इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता, सेम जीरो नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है इंक्रीज। यदि हम ऑर्डर बढ़ाते हैं तो कांस्टेंट क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। ऑर्डर बढ़ाने पर कांस्टेंट इंक्रीज, राइट आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले दो क्वेश्चन बचे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है जनरल सॉल्यूशन में होते हैं। जनरल सॉल्यूशन में क्या होते हैं? नो कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर्स ओनली, वेरिएबल ओनली। तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है आर्बिट्री कांस्टेंट। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी। चलिए बात करते हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशंस का उपयोग। डिफरेंशिएशन, ये लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन इक्वेशन का उपयोग कहाँ होता है? डिफरेंशिएशन इक्वेशंस का उपयोग ओनली मैथ, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री ओनली, या फिर किसी में नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन इक्वेशंस हम ओनली मैथ की बात करें तो ओनली मैथ में नहीं होता, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग ये मैथ का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हम जाएंगे, किस पे जाएंगे? फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। डिफरेंशिएशन इक्वेशन का उपयोग फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग में भी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे वीडियो में हम लोग मिलते हैं, आगे हम पार्ट 4 कवर करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। सो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।